हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग 2023 की टॉप जो 100 खबरें हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले जो हमने 8 वीडियोज़ में चर्चा की है वो जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें हैं उसी को चर्चा किया हमने। और आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की है वो है गार्बेज फ्री सिटी के बारे में। तो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है ना हमारे, जिसको हम कहते हैं शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 2024 तक क्या करेंगे, 2024 तक 1000 सिटीज़ को क्या कर देंगे, गार्बेज फ्री कर देंगे, मतलब कचरा मुक्त कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि 2024 तक कितने शहरों को कचरा फ्री किया जाएगा। तो ये डेटा याद रख लेना है आपको। 1000 1000 जो शहर हैं उसको क्या किया जाएगा, 2024 तक गार्बेज फ्री कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया है। कब? 2024 तक। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ईयर भी और ये डेटा जो 1000 का है सिटीज़ का वो भी याद रखना है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब दूसरी बात है यहाँ पे एक और मैं आपको बताऊँगा। क्या आपको याद होगा कि तेलंगाना के बारे में पिछले हमने चर्चा किया किया था। क्या किया था चर्चा? कि तेलंगाना हमारे देश का एकमात्र राज्य, ओनली स्टेट, जिसने क्या काम किया था, अपने सारे विलेजेस को क्या किया था, ओडीएफ प्लस कर दिया था। याद आ रहा होगा आपको ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ क्या करना है आपको, उसी के साथ कनेक्ट कर देना है। क्या कि तेलंगाना ने क्या किया है, अपने सारे विलेज को क्या कर दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कर दिया है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले बताई थी ये बातें आपको, ठीक है ना? तो इसी के साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ते रहना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात है क्या, अभी रिसेंटली हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या कि हरियाणा ने क्या किया, 100% जो इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क है उसको पूरा कर लिया है। मतलब ये हुआ इसका कि जो हरियाणा राज्य है ना, उसमें जो रेलवे का जो जितना भी नेटवर्क है उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। 100% इलेक्ट्रीफाइड, मतलब वहाँ पे रेलवे अब 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाएगी, ठीक है? ना कि डीजल इंजन से। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल मतलब जो इंजन नॉर्मली जो चल रहा है वो डीजल इंजन है। लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है क्या, कि हम क्या कर दें, रेलवे को इलेक्ट्रिक रेलवे में तब्दील कर दें, बिजली से चलाएं हम रेलवे को। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारा जो क्रूड ऑयल जो हम लोग खरीदते हैं वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे पास रह जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी इन्वायरमेंट की दृष्टि से। इन्वायरमेंट में जो CO2 का जो एमिशन होता है डीजल के जलने से वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने इस दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट कदम उठाया क्या, हरियाणा की, कि 100% अपने जो रेलवे नेटवर्क है उसको क्या कर दिया है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है? तो हरियाणा पे टिक मार देना है, ठीक है? तो दूसरी न्यूज़ दोस्तों ये भी थी रेलवे के बारे में। तीसरी न्यूज़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने, हरियाणा ने कर दिया। ये बातें मैंने बता ही दी थी आपको, तो इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए, अब जो अगली न्यूज़ है वो है मलेरिया फ्री कंट्री के बारे में, ठीक है? तो रिसेंटली भी WHO ने क्या किया है, इस WHO ने डिक्लेयर किया है किसके बारे में, अजरबैजान के बारे में और ताजिकिस्तान के बारे में, क्या मलेरिया फ्री हो गए हैं ये देश। इन दोनों देशों का नाम याद रख लेना है, अजरबैजान पहला, दूसरा ताजिकिस्तान दूसरा है, ठीक है? जिनको क्या किया गया, मलेरिया फ्री कर दिया गया है। एक बातें तो ये हो गई। दूसरी बातें इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बातें इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया होता क्यों है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। मतलब जो फीमेल मच्छर होती है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है? तीसरी बात है इसमें और क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेनी है कि WHO की स्ट्रेटजी कब तक है मलेरिया को क्या करने की, ख़त्म करने की, एटलीस्ट 40% रिड्यूस करने की, ठीक है? मोर्टेलिटी रेट जो होता है मलेरिया के कारण, आप देख रहे होंगे कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको 40% क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। कब तक? 2030 तक। ये टाइम लाइन याद कर लेना है। 2030 तक का WHO का क्या है, एक तरीके से टारगेट है कि हम क्या कर देंगे, 40% जो मोर्टेलिटी होती है मलेरिया के कारण उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो दोस्तों न्यूज़ केवल इतनी सी थी क्या, कि मलेरिया फ्री कंट्री। तो WHO ने ये काम किया है किसके लिए, दो देशों के लिए। तो हमने साइड बाय साइड क्या किया, इसके बेसिक्स को भी समझ लिया है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में न्यूज़। क्या है इसके बारे में न्यूज़? तो रिसेंटली अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने 50 साल पूरे कर लिए हैं। किस चीज़ के? तो प्रोजेक्ट टाइगर को लागू हुए यहाँ पे 50 साल हुए। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू हुए यहाँ पे कितने साल हो गए, 50 साल हो गए। इस वजह से ये क्या हुआ, ये न्यूज़ में था, ठीक है? तो क्वेश्चन सीधा सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन से टाइगर रिजर्व ने 50 साल पूरे हो गए, किसको लागू किए हुए, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एक बात है तो ये। दूसरी बात है ये कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, किस स्टेट में है? तो याद रखना आपको, क्या, कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। दूसरी बात है ये। तीसरी बात है क्या, ये जो ये
प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये कब चलाया गया था? तो 1973 में। ये डेट याद रखना है, क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है कि ईयर जरूर पूछते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, प्रोजेक्ट टाइगर के खुद 50 साल हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लाया गया था? तो 1973 में लाया गया था। और उस टाइम पे भारत के कौन प्रधानमंत्री थी? तो याद रख लेना है, इंदिरा गांधी, ठीक है। उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये 3-4 बातें ना आप बेसिकली याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, क्योंकि 50 साल हो गया क्या प्रोजेक्ट टाइगर को लागू हुए भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये दोस्तों रिलेटेड है, जीआई टैग से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। जीआई टैग से रिलेटेड 2 न्यूज़ है, जिसमें से पहला ये है बसोली पेंटिंग के बारे में। बसोली पेंटिंग के बारे में सबसे पहली बात है, ये आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ से है, किस राज्य से है या किस यूटी से है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, ये जम्मू से है। एक बात ये हो गई कि बसोली पेंटिंग कहाँ से है, जम्मू से है, जिसको क्या किया गया, रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। एक बात है तो ये। दूसरी बातें कौन सी बताई मैंने, गोंड पेंटिंग, इसको भी क्या किया गया इस बार, जीआई टैग दिया गया। अब सवाल यह है कि ये गोंड पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दोस्तों मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने क्या किया, रिसीव किया है, ये किया है जीआई टैग। किसके लिए? तो बसोली जो गोंड पेंटिंग है उसके लिए, ठीक है। बसोली पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? तो याद रखना जम्मू से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बात है, अब इसमें एक और बात बताता हूँ मैं आपको। जो जीआई टैग है वो कितने साल के लिए दिया जाता है? तो याद रख लेना है आपको, जीआई टैग जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने ईयर के लिए? 10 ईयर के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। अब जब मैंने आपसे बताया क्या गोंड पेंटिंग, तो गोंड एक ट्राइबल का नाम है। ये पेंटिंग ज़्यादातर गोंड ट्राइबल बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये गोंड ट्राइब है कौन? आपको पता होना चाहिए गोंड ट्राइब के बारे में। पहला ये कि ये जो है ना सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा मिलेंगे ये ट्राइबल्स। दूसरी बात है ये कि ये इंडिया की क्या है, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है? तो गोंड ही है, ठीक है। जिसकी पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पेंटिंग गोंड की है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की जो न्यूज़ है ये है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के बारे में, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है? यूपी में खोला जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे? यूपी में। क्या? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यूपी में क्या किया जा रहा है? खोला जा रहा है। एक बात तो ये। अब सवाल है कौन से गिद्ध के लिए, कौन से वल्चर के लिए? एशियन किंग वल्चर के लिए। किसके लिए? एशियन किंग वल्चर, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जटायु ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ये बातें याद रख लेनी है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट और इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा है, ठीक है ना, कंजर्वेशन सेंटर जो कि इसके लिए बनाया जा रहा है। किसके लिए? एशियन किंग वल्चर के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे जो ये न्यूज़ है ये है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको क्या करेंगे, उसको ओबीसी का दर्जा देंगे। क्या करेंगे? ओबीसी का स्टेटस देंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस स्टेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया है, ठीक है। तो याद रख लेना कि किसने दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश। और रिसेंटली मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी ये कदम ऐसा मतलब बोल रहे हैं बहुत सारे जितने थिंकर मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो बोल रहे हैं कि ये कदम उठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें बस इतना याद रख लेना है कि कौन से स्टेट ने ऐसा किया है, तो मध्य प्रदेश का नाम याद रख लेना है बस। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है। ये अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बस आपको याद रख लेना कि ये अवार्ड मिला किसको है। तो इनका नाम है आशा भोसले। आशा भोसले इनका नाम है, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। किसको दिया गया है? तो याद रख लेना है आशा भोसले जी को ये दिया गया है, ठीक है। दूसरी बातें अब आते हैं कि ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। ये कौन सा अवार्ड से रिलेटेड है? तो फसल बीमा योजना से रिलेटेड है ये अवार्ड। रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों कि कर्नाटका है ना, कर्नाटका को ये अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया अवार्ड? तो कर्नाटका ने फसल बीमा योजना जो है ना उसका क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। उसके लिए अवार्ड उसको दिया गया है ये। अब आपको क्या पता होना चाहिए? फसल बीमा योजना के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी भी पूछे जाते हैं इससे। पहली बात है ये कि फसल बीमा योजना कब लाया गया था, तो याद रख लेना 2016 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 2016 में लाया गया था। दूसरी बात है क्या, मेन लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जानते थे कि बाढ़ की वजह से या ओले गिरने की वजह से जो फसल होते थे वो क्या होते थे, वो खराब हो जाते थे।
किसानों को बहुत नुकसान होता था। उस नुकसान को कम करने के लिए, उस नुकसान को क्या करने के लिए, कम करने के लिए फसल बीमा योजना को लाया गया था। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया गया था, प्रीमियम अलग अलग सेट किए गए थे। जैसे आप जानते हैं कि भारत में क्या होता है, खरीफ में फसल उगाए जाते हैं, रबी के मौसम में फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रीमियम रेट अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना प्रीमियम रेट को। तो 2% प्रीमियम रेट किसके लिए है, खरीफ फसलों के लिए है। 1.5% प्रीमियम रेट किसके लिए है, रबी की फसल के लिए है। और 5% जो प्रीमियम के रेट है किसके लिए है, कमर्शियल क्रॉप के लिए है। ये बातें याद रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे हेर फेर हो जाता है, ऊपर नीचे कर देती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन ये बना दिया जाएगा प्रीमियम को लेके कि जो खरीफ है उसके लिए 1.5% का प्रीमियम रेट है खरीफ फसलों के लिए। तो ये बात गलत है, क्योंकि खरीफ के लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या 2.2% के आसपास है, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये बुक के बारे में, और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, Sachin@50। Sachin@50 बुक है ये। लिखा किसने इसको लिखने का काम किया है, बोरिया मजूमदार ने। बोरिया बोरिया मजूमदार ने लिखा इस बुक को, Sachin@50, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन बनाए पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और याद होना चाहिए, क्या, इससे पहले मैंने आपको 3-4 बुक के बारे में और बताया था, याद कीजिए। 3-4 बुक कौन थे वो, द गोल्डन ईयर याद आ रहा होगा आपको। किसने लिखा था इस बुक को, रस्किन बॉन्ड ने। द गोल्डन ईयर को किसने लिखा था, रस्किन बॉन्ड ने। दूसरी बुक जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, कौन सी, टाइम सेल्टर याद आ रहा होगा आपको। क्यों टाइम सेल्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीता था, याद आ रहा होगा आपको। टाइम सेल्टर के लिखने वालों को ही ये क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, याद आ रहा होगा उनका नाम क्या, जॉर्ज गॉस्पिनोदोव, ठीक है, नाम था इनका। तीसरी बुक जो मैंने बताई थी आपको पायरे के बारे में, PYRE, पायरी के बुक के बारे में बताई थी आपको, क्या कि इसका सिलेक्शन किसके लिए किया गया था, नॉमिनेशन किसके लिए किया गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के जो नॉमिनेशन है ना, पायरी को इसलिए चुना गया था, नॉमिनेशन के लिए चुना गया था। और इसको लिखा था किसने, पेरुमल मुरुगन ने लिखा था। तो ये तो 4-5 बुक है ना, इसके लिस्ट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो रिसेंटली जो पेपर होंगे इस साल, ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये सारे बुक्स पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो अवार्ड है वो है संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। क्या बोला मैंने, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो सबसे पहले ये होना चाहिए आपको पता कि ये संतोकबा जो अवार्ड है ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन फील्ड के लिए दिया जाता है। अगर आप सोसाइटी में बेहतर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, सोसाइटी में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी में आप इन्वायरमेंट को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, संतोकबा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि ये किसे दिया गया है इस बार दिया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम, SONM, सोनम वांगचुक, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है। दूसरी बात है ये कि ये है कहाँ से, ये है लद्दाख से। दोस्तों ये है लद्दाख के MP हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपसे सीधा सा पूछा जाएगा संतोकबा अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद रख लेना कि क्या, सोनम वांगचुक को दिया गया है। क्योंकि 2018 में जब कैलाश सत्यार्थी जी को ये अवार्ड दिया गया था, तो क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे इस अवार्ड के रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 1 करोड़ रुपये की प्राइस दी जाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो मुझे अवार्ड लगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करना है ना, अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट रहेगा। हम लोग अब आगे की वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों के आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।